कि मैं उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया। यू विल नॉट बिलीव कि आई वॉज वीपिंग, लिटरली आई वॉज वीपिंग। मुझे फील हुआ कि ये साल भी गया। सक्सेस में मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी ही मिसाल लेकर हम आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज एक फिर आपके साथ हम सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी आज जानने वाले हैं। तो सर, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सर का परिचय जानना चाहूँगा कि सर आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। सबसे पहले मैं दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का मौका दिया। सो धन्यवाद सर। मेरा नाम दर्शन है। मैं हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गांव छैंसा से बिलोंग करता हूँ। दर्शन जी, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में जो सर का चयन हुआ है वो एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर अभी अभी चयन हुआ है। तो सर, मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगा। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपका एजुकेशन, आपकी स्कूलिंग पास आउट कहाँ से हुई और आपने कॉलेज कहाँ से किया, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सर, मेरी स्कूलिंग हमारे गांव के पास मोना से एसडी स्कूल से हुई है। और हायर एजुकेशन के लिए मैं एडमिशन तो लेना चाहता था डीयू में। उस टाइम जैसे जिसने मुझे गाइड किया तो उस टाइम प्लानिंग कुछ और थी कि मैं डीयू में करस्पॉन्डेंट से बीए करूंगा, उसके बाद अपनी कोचिंग क्लासेस करूंगा। बट सिचुएशन हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती। उस टाइम एक मिसहैपनिंग हुई थी, तो उस वजह से मुझे फिर वहाँ से डीयू से मुझे एडमिशन कैंसिल करा के मुझे यहाँ अग्रवाल बल्लभगढ़ में मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया। तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी यहाँ से की है, बल्लभगढ़ से। जी, बहुत बढ़िया सर। सर, जो आपका भी अभी ये हाल में चयन हुआ है तो ये सीजीएल के थ्रू हुआ है, तो इस सीजीएल का आपको आइडिया कहाँ से आया। मैं आपको साथ के साथ ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि सीजीएल ही आपका मेन लक्ष्य था या उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब। अगर सीजीएल ही था या कोई भी गवर्नमेंट जॉब थी तो उसका आइडिया आपको कहाँ से और कैसे मिला, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर, स्टार्टिंग में मेरा टारगेट था, मतलब कि मेरा सपना था, मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता था एज एन ऑफिसर। तो आफ्टर 12th मैंने एक दो एग्ज़ाम, डिफेंस के एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए। मैंने इंडियन नेवी में एसएसआर का एग्ज़ाम दिया। वो एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया था, बट गांव से होने के बावजूद भी मुझसे उसका फिज़िकल क्लियर नहीं हुआ था। तो वहाँ से फिर मुझे पता चला कि डिफेंस में ऑफिशियल एंट्री भी होती हैं। तभी मैंने सीडीएस और एफकेट का नाम सुना था। फिर मैंने सीडीएस और एफकेट के लिए बुक्स और उनके लिए गाइडेंस, जो भी मेरे कांटेक्ट में मेरे सीनियर थे या जो भी हमारे कनेक्शन में थे, मैंने उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी स्टार्ट की। मैंने सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने सीडीएस, आई थिंक शायद एक साल में 2 बार होता है सीडीएस का एग्ज़ाम। तो फर्स्ट टाइम मैंने दिया, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने सेकंड टाइम दिया, तो सेकंड टाइम में मेरा सीडीएस हो गया था। तो उस टाइम सीडीएस के थ्रू एक इंटरव्यू होता है, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 5 दिन के लिए इंटरव्यू होता है। तो उस टाइम मेरा इंटरव्यू था इलाहाबाद। तो मैं इलाहाबाद गया भी, बट उस टाइम पता नहीं था कि इंटरव्यू की भी तैयारी होती है, मतलब कि प्रिपरेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। तो मैं ऐसे ही जो भी मेरे पास बुक्स अवेलेबल थी मैं उनसे पढ़ के वो इंटरव्यू देने गया। बट मैं उन 5 दिन के इंटरव्यू में से मैं फर्स्ट डे आउट हो गया, जिसको बोलते हैं कि स्क्रीन आउट। बट वहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चली कि मैं मेडिकली डिफेंस के लिए फ़िट नहीं हूँ। आई साइट की वजह से मैं मेडिकली उस चीज़ के लिए फ़िट नहीं हूँ। तो वहाँ से देन आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट डिफेंस। तब मुझे सीजीएल के बारे में पता चला। तो वहाँ से मैंने फिर सीजीएल के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट की। तो सर, मैंने वहाँ से सीजीएल के बारे में सोचना स्टार्ट किया। जैसा कि आपने बताया कि आप डिफेंस में जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल फिट आँखों की वजह से आप नहीं थे, तो उसकी वजह से आपने फिर वो दूसरा ट्रैक चेंज किया और वहाँ पे आपको सफलता मिली। बहुत बढ़िया।
जब आपको आइडिया मिल गया कि आपको सीजीएल में जाना है, तो उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से और किस तरह से की, आप हमारे दर्शकों के साथ ये बात साझा करें। सर जिस टाइम मैंने सीजीएल की तैयारी करनी स्टार्ट की थी, उस टाइम मेरे बड़े भैया हैं, वो खुद सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम ये था कि भैया कोचिंग करते थे, भैया कोचिंग के बाद जो भी पढ़ के आते थे वो मुझे कराते थे, मैं उनके नोट्स से पढ़ाई करता था। फिर कुछ टाइम बाद भैया का सिलेक्शन हो गया आर्मी में। नाउ ही इज़ इन द आर्मी इन AEC आर्मी एजुकेशन कोर्प्स एज एन एजुकेशन हवलदार। तो मैंने उनके नोट्स से पढ़ाई की, जहाँ मुझे ज़रूरत लगी मैंने कुछ सब्जेक्ट की स्पेशल कोचिंग भी ली, क्योंकि उस टाइम SSC में ये था कि मेंस में सिर्फ दो सब्जेक्ट होते थे सर, मैथ्स और इंग्लिश। तो मैंने स्पेशल कोचिंग भी ली थी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। तो वहाँ से मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। फिर जैसे किसी का इंटरव्यू देखा कि मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया, फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए। फिर मैंने SSC का जो भी एग्ज़ाम होता था ना, SSC का हर एग्ज़ाम मैं देता था, चाहे मैं उसके लिए फिज़िकली मेडिकली फ़िट हूँ या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि SSC किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लेता है। बहुत बढ़िया। तो आपने अलग अलग जगह से तैयारी करी और लगातार आप तैयारी में बने रहे। तो दर्शन जी, जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तैयारी करते करते बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा होगा। जैसा कि मैं मानता हूं कि हर किसी की लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल रहे होते हैं, तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहे होंगे। तो उन स्ट्रगल से पार पाते हुए आपने किस तरह से कामयाबी प्राप्त की और सीजीएल के पेपर को आपने क्वालिफाई किया, तो आप दर्शकों के साथ ये बात साझा करें हमारे। सर ये इस पूरी जर्नी में मैं तो ये बोलता हूँ कि हर किसी की लाइफ का एक स्ट्रगल होता है, तो मेरी लाइफ का भी स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल और प्रॉब्लम कुछ हो सकती हैं। ये जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, और किसी को मेंटल इश्यू हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है। और इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी खुद से लड़ाई, कि जब हम बैक टू बैक हम फेल हो रहे होते हैं, उस टाइम खुद को कैसे कन्विंस करना है, उस टाइम हम सेम एनर्जी और सेम कॉन्फिडेंस के साथ हम कैसे फिर उसी चीज़ को स्टार्ट करें। तो ये होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की ये थी कि भाई का सिलेक्शन होने के बाद आर्मी में तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। उस टाइम ये था कि अगर मैं 6 महीने या 1 साल के लिए अपनी कोचिंग या अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं तो मैं कर सकता था, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। बट जो मेन लड़ाई थी वो मेरी खुद से थी, कि बैक टू बैक जैसे ही मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए थे, किसी एग्ज़ाम में मैं 1 नंबर से या 2 नंबर से मिस कर जाता था, तो उस टाइम अपने आप को कन्विंस करना कि एक बार और ट्राई करते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क लगा अपनी इस पूरी जर्नी में। और ये तो होता ही है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 1 या 2 साल हो जाएं, 3 साल हो जाएं, तो आपके यार दोस्त, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, वो सब बोलने लगते हैं। मैंने भी बहुत सारी बातें सुनी हैं ऐसी, बट मैंने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया। जिसने भी जैसे भी कोई नेगेटिव कमेंट किए कि तू क्या ही करेगा, कुछ और कर ले, ये तुझसे नहीं होगा, तो मैंने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया। मैं बस स्माइल के साथ उनकी बातें सुनता था और बस अपने आप से ये बोलता था कि अभी वक्त नहीं है, टाइम आएगा। तो आपने बताया कि आपकी लड़ाई खुद से खुद की ही लड़ाई थी। बहुत सारे दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने आपके ऊपर कमेंट भी कसे, तंज भी कसे, लेकिन आपने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कभी ना कभी, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि स्ट्रगल रहे होंगे, तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में, दिलो दिमाग में भी डिमोरलाइज हम होते हैं, मोरल डाउन होता है हमारा भी। तो जब कभी आपका मोरल डाउन हुआ हो तो आप उससे कैसे उभरे? मैं जानना चाहूँगा कि जब कभी आप डिमोटिवेट हुए हों तो आपने उससे कैसे पार पाया? मतलब आपके अंदर ऐसी क्या शक्ति रही, आपने वो जो जज्बा था उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, वो आपको कहाँ से मिला उस समय पर? सर, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन
दोनों ही बहुत कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी हम अपने यार दोस्त, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में या लोगों को खुद से बेहतर पाते हैं तो हम थोड़ा लो फील करते हैं, उसी को मेरे हिसाब से डीमोटिवेशन बोलते हैं। और जब भी हम लोगों से हम बेटर होते हैं तो हम मोटिवेट फील करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम इनमें से किसी एक फेस में स्टक ना हो जाएं, कि अगर इंसान डीमोटिवेट हो गया किसी फेलियर की वजह से तो ऐसा ना हो कि वो फिर से अपने आप को रिवाइव ना कर पाए, वो उस फेस में स्टक हो जाए। क्वेश्चन इज दैट हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। क्वेश्चन ये होता है, बट सर मेरा ये था कि मैंने कहीं पे 2 लाइनें पढ़ी थी इंग्लिश में, वी कैन नॉट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो वी मस्ट लर्न हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। हम हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते, तो हमें डिसिप्लिन रहना सीखना होगा। हमें ईमानदारी से एक टाइम टेबल के हिसाब से अपने प्लान, अपने टारगेट की तरफ उसी हिसाब से बढ़ना होता है। एक प्लानिंग होती है, एक विज़न होता है, तो हमें उसकी तरफ उसी के हिसाब से बढ़ना होता है। बहुत बढ़िया दर्शन जी। अभी आपने सर टाइम की बात करी, तो हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए लालायत होंगे आपसे कि आपने अपना जो शेड्यूल बनाया, आपने जिस तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, तो आपके जीवन में आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहा? जब आपने अपने इस पेपर की तैयारी करी होगी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जितने भी व्यूअर्स हमारे, तो उनके लिए आप ये बात ज़रूर साझा करें कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपने किस तरह से अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज किया। तो इस पे आप थोड़ा सा समय लें और हमारे दर्शकों के साथ ये बात आप ज़रूर साझा करें। सर आई थिंक इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम तो हम सभी के पास लिमिटेड होता है, तो ये होता है कि हम अपनी प्रायोरिटी को कैसे सेट करें, कि हम अपने आप को कैसे उस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, सो वी मस्ट सेट आवर प्रायोरिटी। कि आपने जब इस पेपर की तैयारी की, या कोई भी बच्चा जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो उसे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? इसका कोई फिक्स होता है या अलग अलग कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है? अपने उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमारे दर्शकों के साथ आप ये बात ज़रूर साझा करें कि आपने किस तरह से शेड्यूलिंग तैयार की, आपकी दिनचर्या क्या रही, उस बात के बारे में ज़रूर चर्चा करें। सर आई थिंक इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम तो हम सभी के पास फिक्स होता है, कि अगर हम आज किसी से बोलें कि भाई फ्री है, तो वो यही बोलेगा कि नहीं फ्री नहीं हूँ। तो सब कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं, बट इट्स अबाउट हाउ टू मैनेज आवर सेल्फ टू यूटिलाइज दिस टाइम मैक्सिमम। जब हमको पढ़ना है तो हमको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, डिनाई करना होगा। तो मेरा यही था कि मुझे जब पढ़ना होता था तो मैं सारी चीज़ों को अवॉइड कर देता था। अवॉइड जैसे कि अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना है तो आई सेड नो, या कोई फैमिली फंक्शन है, तो मैंने ये सारी चीज़ें अवॉइड की जब मुझे पढ़ना था। मेरा शेड्यूल ये होता था सर कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो ही मैं अपनी फुल एनर्जी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर पाऊँगा। तो मैं सुबह उठ के ज़्यादा नहीं, आध घंटे अपनी हेल्थ के लिए, चाहे वो सिर्फ ऐसे ही पार्क में घूमना हो या घर की टेरेस पे घूमना हो, तो मैं आध घंटे उसके लिए देता था। फिर फ्रेश होके हमारे गांव में एक सोशल लाइब्रेरी है, जो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी जगह थी, कि कई बार घर पे डिस्टरबेंस होती हैं, तो मैं लाइब्रेरी में जाता था। मैं सुबह नाश्ता करके लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद लंच टाइम में लंच के लिए आया, फिर लंच करके कुछ टाइम रेस्ट किया, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए गया। फिर शाम को वहीं पे वहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल खेलते थे, तो उस टाइम मैं कुछ टाइम अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए वॉलीबॉल भी खेलता था। मतलब कि वही था कि अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुबह से उठे और आपको 24 घंटे पढ़ना, ऐसा नहीं होता और ऐसा कर भी नहीं पाएंगे।
और देखो स्ट्रेटजी की बात ये होती है कि हर किसी की स्ट्रेटजी, हर किसी का स्टैंड पॉइंट अलग अलग होता है। शायद हो सकता है कि जो जो चीज़ मेरे लिए, जो टाइम टाइम मेरे लिए सही है पढ़ने के लिए, वो शायद हो सकता है आपके लिए नहीं हो। तो हम दूसरों से सीख तो सकते हैं, पर टाइम टेबल, हमारी स्ट्रेटजी, हमारी प्लानिंग, वो हमारी खुद की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शन जी से हमें बहुत ही गुड बातें यहाँ पे जानने को मिली। तो उन्होंने कहा है कि हमें अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहते भी हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर जो प्रातः उठकर सुबह सुबह आपको सुबह उठकर अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हेल्थ के ऊपर। फिर आप पढ़ाई अपने हिसाब से, अपनी शेड्यूलिंग के हिसाब से, आपका जैसा टाइम टेबल बनता है तो अपने हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाएं। तो दर्शन जी, अब हम इंटरव्यू के लास्ट मोमेंट में चल चुके हैं। तो मैं आपसे लास्ट में, अंत में यही पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपको सफलता मिल चुकी है, आपके लिए मैं इसको अंतिम सफलता तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा कि आपको अब सफलता मिल चुकी है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आज से दो तीन साल पहले जो मैंने सपना देखा था, आज वो सच हो चुका है कि मैं आज भारत सरकार में एक्साइज इंस्पेक्टर, और अभी मैं आयकर विभाग में भी कार्यरत हूँ, यहाँ दिल्ली पोस्टेड हूँ। और अभी एक्साइज इंस्पेक्टर में भी मेरा सिलेक्शन हो गया हुआ है, उसकी अभी ज्वाइनिंग अभी बाकी है। एक सर मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। ऑब्वियसली पेरेंट्स का ये होता है कि पहले आप जॉब ले लो, उसके बाद आपकी जो भी महत्वाकांक्षा हैं या जो भी पोस्ट आपको चाहिए, वो आप उसके लिए ट्राई करते रहो। तो मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं, जैसे मैंने बताया भी था कि मैंने सबसे पहले डिफेंस के लिए ट्राई किया, मैंने नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम दिया, फिर सीडीएस का दिया, एफकेट का भी दिया था। फिर उसके बाद मैंने एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मैंने एसएससी सीपीओ, ऑल्दो आई वाज नॉट मेडिकली फिट फॉर दैट, बट स्टिल आई हैड अपीयर्ड फॉर दैट। मैंने एसएससी सीपीओ भी दिया, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल। सीपीओ भी मेरा 2 बार क्लियर हुआ था, बट जब मैं उसके लिए मेडिकली फिट नहीं था तो वो मेरे लिए यूजलेस था। बट मैं एग्ज़ाम देता था उस पैटर्न को जानने के लिए, क्योंकि मेरा मेन टारगेट यही था कि एसएससी सीजीएल हो, चाहे मुझे थोड़ा सा वक्त लगे, बट यही था कि एसएससी सीजीएल ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि भाई बस यही एक ड्रीम था, बट हमेशा अंदर से एक ये सवाल आता था कि अगर मैंने ये बीच में छोड़ दिया, अगर मैंने यहाँ पे ये स्किप कर दिया, तो शायद लाइफ में आगे मुझे रिग्रेट हो कि यार मैंने एक एग्ज़ाम को टारगेट करके मैंने उसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, बट मैं उसे कर नहीं पाया। तो मैं वो रिग्रेट नहीं चाहता था लाइफ में, बस यही था कि या तो होगा और मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट तक इसके लिए ट्राई करूँगा। तो इस बीच में मैंने और भी एग्ज़ाम दिए, कुछ एग्ज़ाम क्लियर हुए, कुछ में मैं पॉइंट से, 1 मार्क से, 2 मार्क से रहा भी। मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था 2018 का, जिसमें मैं 2 नंबर से रह गया था। उस टाइम बहुत दुख हुआ था, उस टाइम ये लगा था कि शायद अब मुझसे नहीं होगा, बट फिर से अपने आप को सेम एनर्जी और उसी कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ के लिए फिर से प्रिपेयर करना, और फिर मैंने 19 का दिया। और सर मैं आपको बताऊं, शायद यू विल नॉट बिलीव कि जब मैंने 19 का मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम उसमें फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो वो बहुत एब्रप्टली नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो मैं 18 में सीजीएल 18 में मैं 1 मार्क से रहा था, लेकिन 19 में मैं 10 मार्क से रह गया था। उस टाइम मुझे आज भी याद है कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर था नोएडा सेक्टर 62। तो जब मैं मेंस का 2 एग्ज़ाम होते हैं कुछ टाइम के बाद, टाइम गैप होता है, जब मैं फर्स्ट एग्ज़ाम दे के बाहर निकला, तो मैं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितनी कैपेसिटी थी, मैं उस कैपेबिलिटी से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट था, क्योंकि जब हम जितनी हमारी कैपेबिलिटी है हम उतना परफॉर्म कर पाते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि जितना मैं कर सकता था मैंने किया। बट वहाँ पे जितना मैं कर सकता था मैं नहीं कर पाया, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। तो इसलिए बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब में अनसर्टेनिटी बहुत होती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आप 1-2 साल मेहनत करते हो,
और आपकी वो मेहनत 1 या 2 घंटे डिफाइन करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। वो 1-2 घंटे हमारा रिजल्ट, हमारा वो डिफाइन करता है कि हमने उस टाइम कितनी मेहनत की है। तो उस टाइम बस यही था कि मैं उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया। यू विल नॉट बिलीव कि आई वॉज वीपिंग, लिटरली आई वॉज वीपिंग। तो ऐसा भी मोमेंट रहा था कि उस टाइम बस यही था। CGL 1 साल में 1 बार होता है, तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि ये साल भी गया। मैंने अपने आप से ये बोला कि यार ये साल भी निकल गया। उस टाइम मैं सच में बहुत लो फील कर रहा था, बट फिर से अगेन अपने आप को कैसे भी संभाल के कि नहीं करना है, वो रिग्रेट नहीं चाहिए, लाइफ टाइम का रिग्रेट नहीं चाहिए। मैंने फिर से उस चीज़ के लिए फिर से मेहनत की और CGL 20 से मेरा आयकर विभाग में, यहाँ मैं दिल्ली पोस्टेड हूँ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैंने फिर मैं वहाँ भी नहीं रुका, मैंने फिर 21 का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर अभी सिलेक्शन हुआ। मैं ऐसे ही कहीं लाइन पढ़ी थी तो मुझे अच्छा लगेगा मैं उन लाइनों को शेयर करूं, तो कि मैंने बहुत कुछ बड़ा तो हासिल नहीं किया, पर मुझे तसल्ली है इस बात की, जब मुझे थककर हार जाना चाहिए था, जब मुझे टूटकर बिखर जाना चाहिए था, उस वक्त भी मैंने मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। तो बहुत बढ़िया दर्शन जी। तो दर्शन जी, जब आपको आखिरकार सफलता मिल चुकी है, उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, और दर्शक भी हमारे बहुत ही आतुर होंगे आपसे जानने के लिए, कि सफलता के पीछे किसका श्रेय, आप इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? तो हमारे दर्शकों के साथ आप ये बात जरूर साझा करें। सर देखो, सारा क्रेडिट तो मैं अपनी सक्सेस का किसी को नहीं दूंगा, और मेरे हिसाब से सारा क्रेडिट किसी को देना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, हमारी सक्सेस में कुछ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया। कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं जो हमें अल्टीमेटली, मैं तो यही बोलूँगा कि वो कमेंट तो नेगेटिव करते हैं, वो डीमोरलाइज करते हैं, बट अगर आप चाहो तो उनको एज ए पॉजिटिव कमेंट लो और उनसे हम अपना मोरल बढ़ा सकते हैं, एनर्जाइज हो सकते हैं। क्योंकि जैसे उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट दिया था तो मेरे से नहीं हुआ था। ऐसे मैंने एक हरियाणा क्लर्क का भी दिया था, उसमें भी मैं 1-2 नंबर से रह गया था। तो 1-2 यार दोस्त हैं, वो खुद कुछ नहीं थे, बट उन्होंने ऐसे कमेंट की थी कि तू क्या करेगा, तू कुछ नहीं करेगा। तो मैंने कभी उनको ऐसे पलट के जवाब नहीं दिया। और सफलता के श्रेय की बात ऐसा नहीं कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारी सक्सेस में। मेरी सक्सेस में भी मेरे फैमिली मेम्बर, टीचर्स और मेरा फ्रेंड सर्कल हैं। कुछ हैं अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं जिन्होंने खुद ने स्ट्रगल देखा है, वो कभी किसी के स्ट्रगल का मजाक नहीं उड़ाते, वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स भी हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो एग्जामिनर है, अभी मुंबई पोस्टेड है। तो मुझे याद है कि जब मैं 18 में मैंने मिस कर दिया था 1-2 मार्क्स से, तो उन्होंने 20 के एग्ज़ाम के लिए उसने मेरे से ये बोला था, उस टाइम टायर 3 होता था एग्ज़ाम मेंस के बाद, तो उसने मेरे से ये बोला था कि मेंस में इतनी मेहनत करो कि टायर 3 की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं कि जो हमको मोटिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने उस चीज़ को फेस किया है। और हेल्पिंग हैंड के लिए एक सर मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि इस हेल्पिंग हैंड में मेरा सबसे ज़्यादा रोल रहा है, मेरे बड़े भैया हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देता था ना, उस टाइम ये था, मेरी माताजी हमेशा ये बोलती थी कि सबसे पहले जॉब मिल जाए, कैसी भी जॉब मिल जाए, क्योंकि बैक टू बैक फेलियर, एक नंबर से 2 नंबर से किसी ना किसी एग्ज़ाम में मैं ऐसे मिस कर रहा था। तो उस टाइम मुझे भी बहुत लो फील होता था, और मेरी माताजी थी, वो भी ऐसे परेशान रहती थी, बोलती थी कि इसकी तो किस्मत ही ख़राब है। बट उस टाइम मेरे भैया यही बोलते थे कि अच्छा ये है, ये एग्ज़ाम है, ये नहीं हुआ, ये क्लरिकल एग्ज़ाम है, ये नहीं हुआ, चलो अच्छा है नहीं हुआ। तो उस टाइम मुझे वो चीज़ बड़ी वियर्ड सी लगती थी, बड़ी अजीब लगती थी। बट आज मुझे फील होता है कि वो ये क्यों चाहते थे। ही वॉन्टेड मी टू डू समथिंग मोर, समथिंग बेटर। वो चाहते थे
कि मैं कुछ अच्छा करूं। और आज जब मैंने ये किया है तो आज वो भी सच में बहुत खुश हैं। तो आज वो, मुझे लगता है कि वो सच में ये चाहते थे कि मैं ये करूं, मैं एक क्लर्क या फिर ऐसी क्लरिकल जॉब में मैं ना फंसूं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनको भी ये पता था कि अगर मुझे एक जॉब मिल गई तो शायद मेरी एनर्जी, शायद मेरे एंथुजियाज्म में कमी आ जाएगी, शायद मैं सीजीएल को उस एनर्जी के साथ, उस कॉन्फिडेंस और उतने फोकस्ड के हिसाब से टारगेट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी सक्सेस में मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मैं उनकी वजह से, उनकी प्रेरणा की वजह से मैं आज यहाँ हूँ कि जो सपने देखे थे वो आज पूरे हुए हैं। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया दर्शन जी। तो दर्शन जी ने कहीं ना कहीं अपने भाई को, अपने माता पिता को और कहीं ना कहीं दोस्तों को भी इसका सफलता का श्रेय दिया है। तो बहुत बढ़िया दर्शन जी, और हमें अपार खुशी है आपकी सफलता को लेके, और परमात्मा से हम दुआ करेंगे कि आप जीवन में यही नहीं रुकें, आगे दिन दूनी और रात चौगनी, एक कहावत है कि आप तरक्की करें और आगे यूं ही बढ़ते रहें। मैं आपके लिए चंद 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो मात्र केवल एक पन्ना था, अभी तो आपकी पूरी किताब बाकी है। तो दर्शन जी, आपका अगेन इस प्लेटफॉर्म पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो कहानी सुनी होगी, खुद उन्हीं की जुबानी, दर्शन जी की जुबानी सुनी होगी, आप इससे प्रेरणा लेंगे और आप जीवन में आगे सफलता पाएंगे। और ऐसी ही कोई आपकी कहानी फिर हमारे साथ इसी चैनल के माध्यम से लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आप दर्शकों का, आप व्यूअर्स का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शन जी, मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले दर्शकों के लिए आप 2 शब्द कहें कि दर्शकों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सर मैंने देखा है कि हमारी जनरेशन में या हमसे जो 2-3 साल का एज गैप है, उन बच्चों में एक चीज़ की कमी होती है, वो होती है पेशेंस। बच्चों को आज के टाइम में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है कि वो कुछ भी करें, उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिले। वो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने उसकी प्रिपरेशन करूं और वो हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है। वो 6 महीने कुछ करेंगे, फिर उनका रिजल्ट नहीं होगा, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर वो कुछ और ट्राई करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा रेयर चांसेस होगा कि एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा फुटबॉलर भी हो। तो हमें चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। तो पेशेंस की बहुत कमी होती है। तो मैं बस बच्चों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना टारगेट एक फिक्स करो, उसको टाइम दो, पेशेंस रखो और अपने साथ ईमानदार रहो। सेकंड चीज़ होता है कि अपने साथ आप ईमानदार रहो। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। क्योंकि हम सामने वाले से झूठ बोल सकते हैं बट आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए जितना सफिशिएंट है, जितना इनफ है, क्या मैं इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए इतना टाइम दे रहा हूँ। और एक चीज़ होती है टारगेट ओरिएंटेड। थर्ड चीज़ इज टारगेट ओरिएंटेड, कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन द सेंस कि जस्ट सपोज आपने किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालो। उस सिलेबस में ये देखो किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रही है। सर अब जैसे अभी एक मेरे फ्रेंड है, उसने पूछा था बी लिब के बारे में। तो लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी निकली थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे पूछा कि किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की जाए। तो मैंने पूछा सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो उसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट था लाइब्रेरी से रिलेटेड, वो 100 मार्क्स का था। और बाकी जो ये सब्जेक्ट होते हैं कि जैसे जर्नल नॉलेज हो गया, मैथ्स हो गया, ये शायद आई थिंक 10 या 20 मार्क्स के थे। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे करता हूँ या ऐसे करती हूँ कि मैं जीके के लिए क्लास ले लेती हूँ। जीके के लिए क्लास लेते हो, उसमें सिर्फ उस सब्जेक्ट की वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स की है और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसकी वेटेज 100 मार्क्स की है। आप जिसकी वेटेज ज़्यादा है आप
उसकी क्लासेस ना लेके जिसकी वेटेज कम है आप उसकी क्लासेस ले रहे हो, तो ये हो जाता है कि अपने पाथ से डेविएट हो जाना, डायरेक्शन लेस हो जाना। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि आपने आज यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, आपने 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, आप 7 दिन 10 दिन तो पढ़े लेकिन आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो। तो चाहे आप दिन में 5-6 घंटे पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, वो आपको लॉन्ग टाइम तक, सिर्फ ऐसा नहीं है, कोई भी टारगेट ऐसा नहीं होता कि रातों रात आपको सफलता मिल जाती है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। एक लाइन होती है ना, हजारों रात का जागा हूँ अब सोना चाहता हूँ, तो ऐसे करके हजारों रात जागना पड़ता है, तब आप एक मुकाम पे पहुँचते हो। तो दर्शन जी, आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे अपने माध्यम से दर्शकों को दिया है। जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग अब क्या है? आपको आपकी टारगेटेड जॉब मिल गई है, आपको शायद आपका एम मिल गया है जो आपने पहले भी जिक्र किया था। अब आपका एम क्या है? अब आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? सर, इस एग्ज़ाम के थ्रू जो मेरी डिज़ायर्ड पोस्ट थी वो मुझे मिल चुकी है। बाकी हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी एम्बिशंस कभी ख़त्म नहीं होती, बट अभी मेरी प्लानिंग ये है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं जहां पे कैरियर से रिलेटेड बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फेस की है कि जब मैं 12th में था तो मुझे नहीं पता था कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और अभी मुझे बच्चे मिलते भी हैं जो पूछते हैं कि भैया मैंने 12th कर ली, मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मुझे किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ कि जहाँ पे किसी भी फील्ड से, जस्ट सपोज कि अगर किसी को डिफेंस में जाना है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ काउंसलिंग। हाँ सर, काउंसलिंग देखो, सही डायरेक्शन, मेहनत तो हम सभी करते हैं और हर इंसान अपने अपने लेवल पे मेहनत कर रहा है, बट जितना आज के टाइम में मेहनत जरूरी है उतना ही जरूरी है सही दिशा, समझ। और उसके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो हमारे खुद के पास इंफॉर्मेशन हो या फिर हमें कोई गाइड करने वाला हो। जनरली मैंने गांव में देखा है कि हमें गाइड करने वाला नहीं होता कोई, तो हम ऐसे ही 1-2 साल इधर उधर डायरेक्शन लेस भटकते रहते हैं। तो इसी वजह से कि हम कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाते, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक टाइम था जब मुझे नहीं पता था कि कहाँ से कोचिंग करनी चाहिए या इसके बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के बाद मैं और किस फील्ड में जा सकता हूँ। तो मेरा टारगेटेड ये रहेगा कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे, कोई डिफेंस में जाना चाहे तो अभी गांव में सर क्या होता है कि सिर्फ एज ए सिपाही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि डिफेंस में और भी एंट्री होती हैं। अब ऐसा नहीं कि गांव के बच्चों में कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें कैलिबर नहीं है, उनमें कैपेसिटी है, बट उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए जिससे वो खुद अपने सपने क्रिएट कर सकें। होता है ना कि इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स नॉलेज, नॉलेज क्रिएट्स थॉट, थॉट्स कम्स इनटू एक्शन एंड एक्शन क्रिएट द डेस्टिनी। तो किसी को डिफेंस में जाना है तो डिफेंस की ऑफिशियल एंट्री, जितनी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी एंट्री होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। या फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं हमें तो टीचिंग में जाना है, तो टीचिंग में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या स्टेप हैं जो हम टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। साथ के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके लिए आपने बोला कि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ये ऑनलाइन माध्यम रहेगा या ऑफलाइन रहेगा? तो उस बात को भी आप दर्शकों के साथ साझा करें कि आप उन्हें किस तरह से मिलने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके साथ इस बात को ज़रूर आप शेयर करें। सर ऑब्वियसली अब डिजिटल भारत हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही तैयार करने की सोच रहा हूँ। ये मेरी प्लानिंग है कि जिससे जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जैसे कुछ टाइम तक मैं भी डायरेक्शन लेस था, कि वो हमारे गांव के
जो हमारे सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, उनको ऐसे भटकना ना पड़े, उनको सही टाइम पे एक सही डायरेक्शन मिल जाए। सर हमने देखा है ना कि एक 21 या 22 साल का लड़का CGL टॉप कर देता है, या 21 साल की एक लड़की UPSC टॉप कर देती है, तो उनको सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिल जाती है, उनको भटकना नहीं पड़ता इधर उधर। और ऐसा होता कैसे है कि उनकी फैमिली वेल एजुकेटेड होती है, लेकिन हम गांव से जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, हमारे पेरेंट्स वो इतना तो हमें सपोर्ट कर देते हैं कि पढ़ो, आपको पढ़ने के लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो हम दे सकते हैं, बट वो हमको गाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन गैप है, उनके खुद के पास नॉलेज नहीं है। तो मैं उसी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, बस मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। किसी को डिफेंस में एंट्री चाहिए, टीचिंग के लिए, कोई लॉ स्टूडेंट है, लॉ फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मेरा ये प्लानिंग है, अभी मैं इस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। देखते हैं इसमें सर कितना टाइम लगेगा, होपफुली, और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। वो जो ऑनलाइन माध्यम रहने वाला है, वो कोई चैनल क्रिएट आपने करना है या किस माध्यम से आप उसे बच्चों के साथ शेयर करेंगे, वो और बताएं अभी। सर वो एक YouTube चैनल होगा, अभी मैंने उसका नाम तो ऐसे इमीडिएटली नहीं सोचा है, बट उसका एक चैनल का एक नाम रखेंगे, बच्चों से ही सजेशन लेके कि कैसे उनको उस चीज़ को सर्च करने में थोड़ी सहूलियत हो और वो उस चीज़ को एक्सेस कर पाएँ। तो दर्शन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग करना चाहते हैं, साथ के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो गाइडेंस रहेगी, ये जो काउंसलिंग रहेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, इसका कोई चार्ज आप रखने वाले हैं? तो हमारे दर्शकों के साथ आप ये ज़रूर बात साझा करें। सर जो मैंने ये चैनल क्रिएट करने का सोचा है, या जो मेरी प्लानिंग है, तो इसको मैंने कोई इनकम सोर्स के लिए क्रिएट नहीं करूँगा। मेरा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो चीज़ें हमने फेस की हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की हैं, वो हमारे गांव के बच्चों को फेस ना करनी पड़े, उनको एक सही डायरेक्शन मिल सके। टाइम से सही डायरेक्शन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये ऑब्वियसली फ्री होगा। बहुत अच्छा, आपने सोशल सर्विसेज के लिए आप काम करेंगे, तो ये जानकर मुझे बहुत ही हर्ष हुआ, और उम्मीद है कि सभी आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ के साथ हम भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही फिर कोई एक सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी फिर आपसे रूबरू होंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू।